वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सीरीज़ का एक्सपेक्टेशन वैल्यू की थर्ड प्रॉब्लम। पहले तो हम प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। थर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, और हमारे पास एक साई गिवन होगा। वेव फंक्शन हमारे पास गिवन है जो कि है ए एक्सपोनेंट, और ये सारे फिर एक्सपोनेंट उसकी पावर में है और एक्सपोनेंट उसकी पावर में कोई चीज़ गिवन है। इसकी हम पोजीशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास लेंथी गिवन है साई, लेकिन सिर्फ दिखने में लेंथी लग रहा है। बहुत इजी है। सबसे पहले हमारे पास जो एक्सपोनेंट था हमने उसको ई में लिख लिया। ठीक है, इस एक्सपोनेंट को भी ई में लिख लिया और इस एक्सपोनेंट को भी ई में लिख लिया। बाकी सब कुछ सेम है। अब आपको पता है कि जब आपके पास बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेस इसकी भी ई है, इसकी भी ई है, इसकी भी ई है। तो जब बेसिस सेम है मैंने पावर्स को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ये पावर और ये पावर आपस में क्या हो गई, ऐड हो गई। तो मेरे पास ये जो इतना लेंथी सा गिवन था साई फंक्शन, ये अब इस फॉर्म में आ गया। उसके बाद हमें एवरेज वैल्यू या एवरेज पोजीशन निकालनी है। एवरेज वैल्यू या एवरेज पोजीशन एक्स ही है। हमें पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम एवरेज बोलते हैं। एवरेज इज इक्वल्स टू, ये जो साइन होता है इसको एवरेज बोल देते हैं। हमारे पास एवरेज पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है, साई स्टार साई, और जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो यहाँ पे उसका ऑपरेटर आ जाता है। जैसे अगर मुझे पिछले क्वेश्चन में हमने पी फाइंड किया था मोमेंटम का, तो हमने यहाँ पे मोमेंटम लिख दिया था, साथ में इस तरह डी एक्स आ गया। अब यहाँ से मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, मुझे एक्स ऑपरेटर जो साई के ऊपर ऑपरेट हो रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये मेरे पास क्या है, एक ऑपरेटर है। जब ये ऑपरेटर इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो मुझे एक वैल्यू देगा, साथ में ये फंक्शन एज इट इज़ मेरे पास आ जाएगा। और ये चीज़ें हमने किस में पढ़ी हैं, आइगन वैल्यू में। आइगन वैल्यू में क्या होता है, एक ऑपरेटर जो होता है वो ऑपरेट होगा। ठीक है, एक ऑपरेटर आइगन फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो वो हमें क्या देता है, एक कोई कांस्टेंट जो कि आइगन वैल्यू होती है, और साथ में ये फंक्शन हमें एज इट इज़ दे देता है। तो सेम इसकी भी कहानी इसी तरह, अगर ये कोई ऑपरेटर है, ये साई पे ऑपरेट होगा तो हमें एक एक्स मिलेगा, साथ हमें वेव फंक्शन मिल जाएगा। ये एक्स कुछ भी हो सकता है ना। ये आइगन फंक्शंस में जब पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा आप लोगों को। आइगन फंक्शंस के प्रॉब्लम्स आप लोगों ने किए होंगे। उसके बाद अब हमने यहाँ से साई स्टेरिक निकाल लेना है। साई स्टेरिक का मतलब क्या होता है कि कॉन्जुगेट। हमारे पास जो वेव फंक्शन है हमने उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट मतलब जहाँ पे आयोटा के साथ जो भी साइन होगा उसको हम इन्वर्स कर देंगे, सिंपल। बाकी हमारे पास टर्म सेम रहती है। अब इसमें कॉन्जुगेट लेंगे तो ए ई, ये सारी, इसमें आयोटा नहीं है तो ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, एज इट इज़ आ गई। आयोटा के साथ क्या है, प्लस, तो हमारे कॉन्जुगेट में क्या आएगा, माइनस आयोटा। और इसमें हमारे आयोटा के साथ क्या है, पॉजिटिव, तो इसमें हमारे पास कॉन्जुगेट में आयोटा के साथ नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद अब हमने यहाँ पे साई स्टेरिक की वैल्यू पुट कर देनी है, फिर एक्स ऐसे ही, और यहाँ पे साई की वैल्यू पुट कर देनी है। ये ए से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर। यहाँ पे ये एक्स आ गया, माइनस माइनस -1 -1 -2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैंने अलग से लिख दिया कि बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो माइनस और इसकी प्लस, माइनस और प्लस, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। ई की पावर क्या हो जाएगी, 0, जो कि इक्वल होती है 1 के। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगी, ये टर्म रहेगी। अब यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू नहीं है। सबसे पहले मुझे ए की वैल्यू निकालनी चाहिए थी। अगर मेरे पास इधर ए आ रहा है, ए मेरे पास क्या है, कोई भी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, उसको मैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के ज़रिए उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगी। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हम कैसे करते हैं, पी इज़ इक्वल टू साई स्टेरिक और साई डी एक्स को 1 के इक्वल लेते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हमारा आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। तो हम जब भी नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो हम इसको इक्वल ले लेते हैं 1 के। अब यहाँ पे हमारे पास साई स्टेरिक और साई का मतलब क्या है कि जो हमने चीज़ सेम ऊपर चीज़ की है उनको मल्टीप्लाई करना, तो ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ए की पावर 0 1 आ जाएगा, सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी। ठीक है, ये आप लोग करोगे तो यही चीज़ रह जाएगी, ये रह गई। अब ये कैसे रह गई कि हमारे पास यहाँ पे क्या था, 4a स्क्वायर, ये बची थी ना, तो यहाँ से ये 2 से कैंसिल हुआ तो ये टर्म रह गई, इसलिए ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे मैं कैसे कर सकती हूँ, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए सॉल्व कर सकती हूँ। वैसे तो ये नहीं हो सकता, सब्स्टिट्यूशन में कैसे करूँगी कि मैं इसको ईटा ले लेती हूँ। मैं ईटा ले लेती हूँ कि ईटा मेरे पास है x - x0/a।
ठीक है। अगर ये मेरे पास ईटा है तो मैं यहाँ पे डी ईटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। यहाँ आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अगर मेरे पास डी ईटा है तो वो एक्स बाय ए है, और यहाँ पे डी ईटा नोट की भी वैल्यू निकल सकती है, तो वो मेरे पास क्या होगी, एक्स नोट ओवर ए। ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इस चीज़ का डेरिवेटिव लूँगी, डी ईटा इज इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी एक्स नोट बनेगा। लेकिन देखो मैं डी ईटा का डेरिवेटिव ले रही हूँ, डी ईटा का ले रही हूँ, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट से होगा। यहाँ पे डी ईटा नोट की रिस्पेक्ट से तो नहीं ले रही ना, डी ईटा नोट क्या है, एक्स नोट का फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर मैं डी ईटा नोट की वैल्यू ले रही हूँ तो मेरे पास एक्स नोट क्या हो जाएगा, एज अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं डेरिवेटिव लेती डी ईटा नोट की रिस्पेक्ट से तो मेरे पास एक्स जो था वो 0 हो जाता, ये चीज़ बच जाती। ठीक है। तो डी ईटा क्या है मेरे पास, एक्स बाय डी एक्स बाय ए। यहाँ पे मेरे पास डी ईटा की वैल्यू आ गई, सेम ये चीज़ जो मैं बता चुकी हूँ। तो ये कैसे आई है, ये भी हो गया सिंपल। हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन किया है, ईटा को ले लिया। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को ये वेव फंक्शन गिवन होता, ठीक है, यही वाला वेव फंक्शन, और सिंपल क्वेश्चन हो जाता कि इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करें, तब भी हमारे पास यही वो 0 हो जाता, सिर्फ ये बच जाता। और आपने उसको भी इसी मेथड से करना है कि इसको ईटा की सब्स्टिट्यूट कर लेना है कि ईटा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर ए। ठीक है। फिर यहाँ से डी ईटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो यहाँ पे जो डी एक्स है ना, उसकी भी वैल्यू डी ईटा में लेके जानी है। यहाँ पे एक्स था तो डी एक्स के फॉर्म में थी, अगर मैं इसको ईटा सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मुझे इसको भी तो ईटा बनाना है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले डी ईटा की वैल्यू कैलकुलेट किया। मैं यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करूँगी, और इस इक्वेशन को मैंने नेम दिया है सी। अब मेरे पास इक्वेशन सी कैसे हो जाएगी, यहाँ पे मेरे पास डी ईटा की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, डी एक्स बाई डी ए, डी एक्स बाई ए। यहाँ से मैं डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, डी ईटा ए। तो यहाँ पे जो ई था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ईटा स्क्वेयर ओवर 2a, और डी ईटा, ये डी एक्स की जगह इसकी वैल्यू क्या लिखी है, और यहाँ पे ये ईटा की जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी वो वाली वैल्यू आ गई। ठीक है। ईटा था लेकिन वहाँ पे स्क्वेयर था, तो इसलिए ईटा के ऊपर भी स्क्वेयर आ गया, यहाँ पे स्क्वेयर बाय 2 हो गया। अब यहाँ पे जो ए है वो कांस्टेंट है, हम उसको बाहर ले लेंगे। उसको जब बाहर लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, ईटा बाय 2 भी आता है। ठीक है। ये चीज़ अब हमारे पास क्या है, दिस इज़ द गॉसियन इंटीग्रल। इस चीज़ को हम गॉसियन इंटीग्रल से सॉल्व करते हैं। अब गॉसियन इंटीग्रल क्या है कि यहाँ पे आपके पास जिस सीरीज़ का डेरिवेटिव है उसी का ऊपर क्या है, स्क्वेयर है। ईटा का आप लोग विद रिस्पेक्ट टू ईटा डेरिवेटिव ले रहे हो तो उसी का ऊपर क्या है, स्क्वेयर है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होता, अब इसके फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरल फॉर्म बताती हूँ। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर एक्स की रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे माइनस एल्फ़ा एक्स स्क्वेयर और डी एक्स, तो ये मेरे पास क्या है, गॉसियन इंटीग्रल, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट से, और उसी का ऊपर क्या है, स्क्वायर। अल्फ़ा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे गिवन होता, यहाँ पे e की पावर एक्स स्क्वेयर 1/2 डी एक्स, तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा उसको मैं क्या ले लेती हूँ, अल्फ़ा। मुझे सिर्फ ये देखना है, ये तो चीज़ अल्फ़ा इससे मुझे नहीं देखना, मुझे सिर्फ ये देखना है कि जिसका डेरिवेटिव है क्या उसी चीज़ का स्क्वायर है। अगर डी एक्स का डेरिवेटिव है उसी चीज़ का स्क्वायर है तो ये क्या है, गॉसियन इंटीग्रल है। ठीक है। सेम इसी तरह अगर यहाँ पे होता 1/2 1/3 कुछ भी, अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, वाई स्क्वायर और साथ में डी वाई, तो ये भी क्या था, गॉसियन इंटीग्रल। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या होता है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ईटा का स्क्वायर है, 1/2 तो अल्फ़ा हो गया ना, ईटा का क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस भी आता है, माइनस साथ में जिसका स्क्वायर है उसके साथ क्या हो, माइनस भी हो। यहाँ पे माइनस भी है और ईटा का क्या है, डेरिवेटिव है, और उसी का क्या है, स्क्वायर है, तो ये मेरे पास क्या है, एक गॉसियन इंटीग्रल है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर हो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी हो, एक्स वाई जी, जिसका डेरिवेटिव है वो, तो वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, पाई बाय अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा स्क्वायर है, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका क्या होगा, जो भी आंसर होता है पाई होता है, नीचे क्या होता है, अल्फ़ा। सेम इसी तरह मेरे पास यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, अल्फ़ा की जगह क्या है, 1/2, और एक्स की जगह क्या है, ईटा का स्क्वायर, और डी एक्स की जगह क्या है, डी ईटा।
तो ये भी मेरे पास गॉसियन की फॉर्म है, तो इसका सोल्यूशन भी क्या होगा, पाई बाय अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, 1/2। माइनस नहीं देखना, माइनस सिर्फ ये बताता है कि गॉसियन है। माइनस 7 हो, 7 जिसका डेरिवेटिव है जिसके रिस्पेक्ट से उसका स्क्वायर हो, तो वो चीज़ हमें बताती है ये गॉसियन है। आंसर आएगा पाई बाय अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, 1/2। ये ऊपर जाएगा तो 2 पाई। तो इस पूरे को इंटीग्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये गॉसियन आ गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा समझ लें। अब 1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या आ गया, 2 पाई। ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारे पास ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। यही चीज़ क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। मुझे इस ए की वैल्यू चाहिए, मैंने इस ए स्क्वेयर की जो वैल्यू थी मैंने उसको वहाँ पे, ये वाली फॉर्म बन रही थी ना मेरे पास, इक्वेशन बी जिसको मैंने नेम दिया था, वहाँ पे मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी। जब मैंने ए की वैल्यू पुट की, उसको मैंने इंटीग्रल से बाहर ले लिया क्योंकि वो कांस्टेंट था। अब अंदर क्या रह गया, अब इस एक्स की भी सब्स्टिट्यूशन करनी है मुझे ईटा की रिस्पेक्ट से, क्योंकि हर चीज़ क्या है, यहाँ पे इसकी तो मैं कर चुकी हूँ ना सब्स्टिट्यूशन। एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर ए को क्या लिया था, ईटा स्क्वेयर ओवर 2, और डी एक्स को क्या लिया था, ए डी ईटा। अब रह गए ये एक्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसके रिस्पेक्ट से हैं, ईटा के रिस्पेक्ट से, तो मुझे एक्स को भी चेंज करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू जो मैंने सब्स्टिट्यूशन की थी उसी में से निकालूंगी। ईटा को मैंने किसके इक्वल लिया था, एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर ए। अब इसी से मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स और नॉट ओवर ए मैंने क्या कहा था, ये क्या है, ईटा नॉट। मैंने इसकी ईटा नॉट वैल्यू लिख दी। जब ये उधर जाएगा, यहाँ माइनस हो रहा है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, एक्स ओवर ए। वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। ये ए यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई। अब मैं इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे लिख दूँगी। ठीक है, अब सारी मेरे पास क्या आ गई, एक जो मैंने सब्स्टिट्यूट की थी ईटा, उसी की फॉर्म में आ गई हैं सारी वैल्यूज़। ये ए स्क्वेयर हो जाएगा, बाहर ले लूँगी इसे कांस्टेंट के, अंदर क्या रह गया, ईटा प्लस ईटा नॉट ई माइनस एन स्क्वेयर, और यहाँ पे डी ईटा रह गया। ये एक ए इस ए से कैंसिल, एक ए रह गया, और यहाँ पे ये ईटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये ईटा नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अलग अलग इंटीग्रेशन लगेगी इसके ऊपर। अब यहाँ पे भी हमें देखना है कि कोई चीज़ गॉसियन तो नहीं बन रही। अब यहाँ के विद रिस्पेक्ट टू ईटा, इसलिए ईटा अंदर रहेगा, लेकिन यहाँ विद रिस्पेक्ट टू ईटा ले रहे हैं, ईटा नॉट तो कांस्टेंट होगा, तो इसको हमने बाहर ले लिया। ठीक है, इसीलिए इसकी रीज़न ये है कि ईटा नॉट को क्यों बाहर लिया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ईटा ये हमारे पास कांस्टेंट है। इसमें नहीं लिया क्योंकि इसके विद रिस्पेक्ट टू ईटा ही हो रही थी, तो ये कांस्टेंट नहीं है। ये चीज़ मेरे पास गॉसियन बन रही है ना, गॉसियन बन रही है क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है साथ में, और ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है तो ईटा का स्क्वायर भी है, तो माइनस है जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है उसका स्क्वायर भी है, तो मेरे पास ये चीज़ क्या हो गई, गॉसियन हो गई। 1/2 को मैं नहीं देखूँगी, 1/2 जो है वो क्या है, अल्फ़ा है, कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास क्या हो गई, गॉसियन हो गई। अब ये गॉसियन है या नहीं, यहाँ पर भी है, माइनस है, एन स्क्वायर है, डी ईटा है, ठीक है, अल्फ़ा साथ है, तो ये भी मेरे पास गॉसियन है। लेकिन यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, ईटा। ये ईटा के ऊपर स्क्वायर नहीं है, अगर ये ईटा के ऊपर स्क्वायर होता तो वो इवन हो जाता, ईटा के ऊपर क्यूब हो जाता। तो लेकिन यहाँ सॉरी, ईटा के ऊपर क्या है, 1 है। 1 क्या होता है, ओड होता है। अगर ईटा के साथ गॉसियन के साथ कोई ओड नंबर आ रहा हो तो उसका इंटीग्रल, पूरे का इंटीग्रल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे ओड है तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर यहाँ पे ओड ना होता, एन स्क्वेयर होता, ठीक है, जो कि इवन होता है, तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेती। जब हमारे पास इवन केस आएगा तब हम देखेंगे, लेकिन जब हम आपके पास क्या आएगा, एन स्क्वेयर हो जाएगा, तो आपने इस चीज़ का एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, जब n4 होगा 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, n3 होगा तो 3 दफ़ा n3 नहीं, n3 ओड है। इवन पे आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव्स लेने हैं, लेकिन जैसे ही ओड आते जाएंगे आपने इसको क्या कर देना, ज़ीरो कर देना। पूरा इंटीग्रल ओड है, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे a/2 पाए, ये तो ज़ीरो हो गया ना पूरा इंटीग्रल, सिर्फ ये चीज़ रह गई। ओके, अब ये गॉसियन था, इसके ऊपर गॉसियन लगेगा, पाई बाय अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, 1/2, 2 पाई आ गया। यहाँ पे ये 2 पाई इस 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। ए ईटा नोट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी तो करनी है ना, दोबारा आंसर जो है वो एक्स में ही लेके आना है। तो ईटा नोट की वैल्यू क्या थी, एक्स नॉट ओवर ए से कैंसिल, तो मेरे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई है पोजीशन की, वो क्या आई है, एक्स नॉट।
तो यहाँ पे ये आप लोगों के लिए गॉसियन का कंसेप्ट जो था वो न्यू था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और इससे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम सारे करेंगे। हर किस्म का क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे और क्वांटम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारी सीरीज़ बनाएंगे, उसमें हर किस्म का क्वेश्चन करेंगे।